राहुल जी वालों को नजर नहीं आएगा, आप पूछिए। कैमरे वाला आपसे स्वागत है आपका। मैं भी एक अनौपचारिक बात करना चाहता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस गोपाल जी भाई साहब ले रहे हैं और पिंक सिटी प्रेस क्लब की ओर से मैं आपका आभार और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। भाई साहब अपनी बात रखें। पिछले 38 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहा हूं और सिविल लाइन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते और जनता के बीच में जाने के कारण जनता और पार्टी, जनता और लोकतंत्र, इसके माध्यम आप सभी लोग हैं। तो यह मन में विचार आया कि अपना संदेश, अपनी बात कहने का माध्यम आप सबसे उपयुक्त कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आप पूछें जिससे मैं अपनी बातें स्पष्ट कर सकूं और जनता तक एक अच्छा संदेश जाए, अपनेपन का संदेश जाए, भाईचारे का संदेश जाए। गोपाल जी, मेरा सवाल है आपसे कि प्रताप सिंह खजरियावास जी ये कह रहे हैं कि उनका तो कोई पहचान ही नहीं, अपनी पहचान बना रहे थे भाई सांगानेर में। बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं जानता है आपको, तो किस हिसाब से सिविल लाइन में जीत के दावेदारी आप रखते हैं? हाँ बोलिए ना। हाँ, प्रताप सिंह जी ने ये कहा कि कौन गोपाल जी, मैं तो उनको जानता नहीं, किसको टिकट दिया है बीजेपी ने। तो इस पे आप क्या कहेंगे? सिविल लाइन एरिया में आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अब मैं क्या कहूँ, मैं व्यक्तिगत विषयों में नहीं जाना चाहता, लेकिन राजस्थान के अंदर आजादी के बाद सबसे बड़े नेता भैरव सिंह जी शेखावत हुए हैं, जो संजोग से उनके ताऊ जी लगते हैं, और जिसने शेखावत साहब के साथ 27 दिवालियां लगातार मनाई हो, 27 होली साथ देखी हो, अगर उनको वो नहीं जानते तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? लेकिन मैं तो उनको तब से जानता हूं जब वो शायद 9वीं या 10वीं के अंदर पढ़ते थे और उनकी शादी के अंदर भी उपस्थित था। गोपाल जी भाई साहब, मैं केशव शर्मा, इधर हाँ हाँ, लेफ्ट में आपके सिविल लाइन में हूँ। पत्रिका में आपका साथी भी रहा, कनिष्ठ। तो ये क्या प्रत्याशित नहीं था क्या आपको सिविल लाइन के लिए? आपको क्या लगा कि वो क्षेत्र मिल जाएगा? नहीं, इसको अप्रत्याशित नहीं कहना चाहिए, इसको प्रभु की कृपा कहना चाहिए। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। सांगानेर में मेरे को कहा गया था, मैंने सांगानेर का नाम कभी नहीं लिया, मेरे से कहा गया कि आप सांगानेर में तैयारी करिए। तो जो पत्रकार साथी मेरे को जानते हैं, वो समझते हैं कि मेरे तैयारी करने का रंग और ढंग कुछ अलग है। तो तैयारी करते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं, तो लोगों को प्यार होने लगा, लोगों को स्नेह होने लगा, और फिर जब वहां टिकट नहीं मिली तो भगवान का स्मरण किया कि हे प्रभु, हो सकता है पत्रकारिता ही करवाने का इरादा हो, लेकिन जब सिविल लाइन से घोषित हो गया तो मेरे को लगा कि भगवान ने मेरे को जड़ों से जोड़ने का काम किया है। इसका कारण है कि मैं सिविल लाइन क्षेत्र का ही मूलतः व्यक्ति हूँ। 5 साल तक मैं भैरव सिंह जी शेखावत के घर रहा, फिर शास्त्री नगर के अंदर कई साल रहा, फिर निर्माण नगर सी के अंदर कई साल रहा, और घर भी बनाया तो निर्माण नगर सी के सामने ही बनाया। तो इसलिए मेरे लिए ये सारे इलाके अपने इलाके हैं। आपको लगता है सर मेहनत और थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सांगानेर की बजाय? देखिए, जब से होश संभाला है, माताजी बचपन में गुजर गई और पिताजी काशी में अस्वस्थ थे,
तो ये शरीर मेहनत के बल पर ही खड़ा हुआ है। परिश्रम को मैं परिश्रम नहीं मानता, यह तो स्वभाव का हिस्सा है। खैर, हम लोग सब आपके साथ हैं भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं, मुद्दे दो तीन हैं, मुद्दे दो तीन हैं। एक मुद्दा वो अहंकार बनाम जनता, पहला मुद्दा है अहंकार बनाम जनता। दूसरा मुद्दा है राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण, और तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी। इन तीन मुद्दों के ऊपर चुनाव हो रहा है और इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। हम सड़कों पर जाएंगे तो निश्चित रूप से जो दलाली लेकर के सड़कें बनी होंगी तो उसमें डामर के नीचे कचरा निकलेगा। अगर कोई विकास का काम की बात करेगा तो पता चलेगा कि उसके नीचे खोखलापन है। तो ये सब सामान्य चीजें हैं। अगर कोई कहे कि उसके टीबी है और खांसी नहीं आएगी, तो मूल जो है वो भ्रष्टाचार है, मूल जो है वो अहंकार है, मूल जो है वो यह है कि एक देश के अंदर नागरिकों से दो तरह का व्यवहार कैसे हो सकता है। ये सिविल लाइंस के मुद्दे हैं और उसका कारण है कि सिविल लाइंस का नाम ही सिविलियन से जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति सिविलियन तो होना चाहिए। गोपाल जी, मैं मुकेश शर्मा खबरपास से सामने। जब भैरव सिंह शेखावत जी थे तब आपके मन में नहीं आया चुनाव लड़ने का? तब ज्यादा आसान होता। देखिए, चुनाव लड़ने का ही विषय नहीं आया और बहुत सारे विषय आए, बहुत सारे विषय आए, लेकिन मेरे सामने समस्या ये रही और मुख्य कारण ये रहा कि जिस पत्रकारिता के अंदर मैंने प्रवेश किया उस पत्रकारिता से मैं कैसे अलग हो जाऊं। कैसे भरी जमानी के अंदर हम लोग वादा करते थे जनता से, कहते थे कि हम किसी भी हाल में सरकार से टक्कर लेते हुए भी जनता के साथ खड़े रहेंगे, तो मैं कैसे छोड़ करके राजनीति के अंदर चला जाऊं। इसलिए नहीं गया। भाई साहब, क्या चुनाव के बाद पत्रकारिता छोड़ दोगे क्या? हरीश जी, लिखना पढ़ना मेरा अब भी जारी है। अब भी जारी का मतलब कई पुस्तकें तैयार पड़ी है, कुछ छपने के इंतजार में है, कुछ को पढ़ा जा रहा है। तो पत्रकारिता से तो क्या अलग होंगे, थोड़ा और ज्यादा विधानसभा में मेहनत करेंगे कि जिस सूक्ष्मता और परिश्रम के साथ पत्रकारिता की, कि मेरे को गर्व होता है कि मेरी जीवन में कभी किसी खबर का खंडन नहीं आया। तो इसी तरह से ऐसे विषय उठाएंगे कि जिसका कोई खंडन नहीं कर सकते। गोपाल जी, इधर मैं महेश शर्मा। इस कांग्रेस की इस अशोक गहलोत सरकार में परिवहन घोटाले के नाम से एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास थे। अगर आप विधायक बनते हैं और आपकी सरकार आती है तो इस पे कार्रवाई होगी? अभी तो मिलजुल के दबा दिया मामले को। देखिए, मैं 1985 से पत्रकारिता में हूं और राजनीतिक क्षेत्रों में की पत्रकारिता करने का काम किया। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में 3 चीजों से, हेलीकॉप्टर से, बस से और कार से या जीप से यात्राएं की है। इनकी एक एक की जन्म कुंडली जानता हूं। अपने राजेंद्र माथुर जी, जो हिंदी पत्रकारिता के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो जब जयपुर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हरेक को कोलतार से पोतने की आदत मत डालिए। तो जब चिट्ठे खोलने लगेंगे तो कौन सा नेता बचने वाला है। एक बात मैं कहता हूं कि जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। तो जब जनता का ज्वार आगे बढ़ेगा, जनता जाग चुकी होगी 2-3 दिन बाद और ज्यादा, तो आप देखिएगा ये जो वोटों की ठेकेदारी, ये सब पीछे रह जाएगी और केवल
जनता की जय जयकार सुनाई देगी, इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। ये गोपाल जी भाई साहब, मैं जगजाहिर अखबार से अरुण कुमार हूँ। मेरा सवाल सीधी सी ये है कि जैसे अभी आपने बोला कि मैंने भैरव सिंह शेखावत जी के साथ रहा हूँ, ये जाऊँ, तो लगता है आपके अंदर भी राजनीति रंग इसलिए आ गया, इसलिए आपने राजनीति की ओर कदम बढ़ाए। पर देखा गया है, इतिहास गवाह है कि जितने भी चौथे स्तंभ से यानी मीडिया के मालिक, अखबार के मालिक ने जो इसने सदन में या पार्लियामेंट में गए, वो नेताओं के साथ ही रंग गए हैं और पत्रकारों के कहीं तैसी नहीं बने हैं, और उन्हीं के साथ देश के चौथा स्तंभ आज गत जा रहा है। आपका क्या रहेगा सदन में जाने के बाद? देखिए, मेरे कुछ साथी यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो अखबार की स्थापना के पहले दिन से साथ हैं। मेरे में कितना मालिकपन है वो जानते हैं। मैं मतलब 18 घंटे 17 घंटे तक काम करने वाला कथित मालिक रहा हुआ हूं। और क्या प्रभु ने हमको इसलिए पैदा किया है कि हम इस रंग में रंग जाएं, या प्रभु ने इसलिए पैदा किया है कि हम इस धरती से विदा लें तो भारत माता को यह हो कि मेरे करोड़ों बच्चों में एक यह भी शामिल था जिसका कोई स्वार्थ नहीं था। और आपकी जो आशंका है, मैं कोशिश करूंगा कि कभी भी उसका प्रभाव नहीं पड़े। भाई साहब, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप विधानसभा में आओगे तो पत्रकार सुरक्षा की उनकी तो मांग मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में पत्रकारों के असुरक्षा की कोई बात आएगी। जैसे मैंने ये सोचा है कि ये जो विधायक को फंड मिलते हैं, इसके लिए कुछ परसेंटेज तय होती है, कुछ ये होता है कि मेरे को ये करना, वो करना, इस तरह से करना, उस तरह से करना। मेरे मन के अंदर विचार ये है कि उसके लिए एक समिति बनाएंगे अच्छे लोगों की, और वही फैसला करेंगे जिसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा। केवल मेरा नाम रहेगा कि हस्ताक्षर करने वाला ये है, लेकिन तय करने का काम वो कमेटी करेगी। इसी तरह से मैं ये भी हिसाब किताब लगाने वाला हूं कि मेरा जीवन यापन और घर का खर्च अगर इस सरकारी वेतन के अलावा संभव हो तो इसका कोई सदुपयोग किया जाए जो गरीब बच्चों के काम। भाई साहब, मैं कुछ कहना चाहती बोलिए हूँ। अनिता जी। 5 साल से जब से कांग्रेस की सरकार थी, तब से पत्रकारों को बाहर गेट के ऊपर फोटोग्राफ्स हमारे धूप में खड़े रहते थे, बहुत परेशान हुए। 5 साल तक विधानसभा के अंदर नहीं जाने दिया गया। आप विधानसभा, हमें विश्वास है कि आप विधानसभा में जाएंगे, तो आप क्या पत्रकारों के लिए ये समस्या दूर करेंगे? देखिए, कुछ चीजों को बदलने में थोड़ा समय लगेगा, एक एक को थोड़ा समझाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा, आग्रह करना पड़ेगा। लेकिन ये तो कम से कम नहीं होने देंगे कि हमारे फोटोग्राफर साथी पीछे की गेट पर धूप में खड़े रहें। उसकी व्यवस्था तो करेंगे ही करेंगे। किसी विधायक से ही आग्रह करेंगे कि पास वाला जो मकान है वो खाली करके हमारे नाम कर दो, और उसमें वो बैठे रहेंगे, चाय पीते रहेंगे। अजी गोपाल जी भाई साहब, सारी सवालें डिमांड के रूप में रहा, एक बतौर राजनीति के हिसाब से सवाल एक भी अभी तक सवाल नहीं आया। तो मेरा सवाल सीधे राजनीति से ताल्लुक रखता है कि राजनीति में जब आप पूरी तरह से रम जाएंगे तो ये भाषा व्यवस्थित तो रह कहते ना, जब आत्मा परिवर्तन हो जाता तो शरीर का कोई महत्व ही नहीं रहता। तो जितनी भी बातें आपने बोल रहे हैं, अभी तक आत्मा आपके अंदर पत्रकारिता का है, लेकिन जब राजनीति की आत्मा हो जाएगी तब तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। जब आत्मा बदल जाता है तो शरीर का महत्व ही नहीं होता है। कई सारी बातें ऐसी है जो मेरे को बताने की आदत नहीं है। मैं केवल एक वाक्य में इसका जवाब देना चाहता हूं कि 1984 के अंदर जब भिंडरावाले का आतंक देश में था और वहां हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, तो 24 मार्च 1984 को मेरे साथ एक राजस्थान के नेता भी थे, मोहन प्रकाश जी, जो कांग्रेस के पूर्व महासचिव भी रहे। हम लोगों ने भिंडरावाले से जाके सीधे सवाल जवाब किए थे। तो इसलिए
पत्रकार इसलिए हैं कि पत्रकारिता एक श्रेष्ठ पेशा है और इसी से निकल करके बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन लोगों ने, मदन मोहन मालवीय जी ने देश की राजनीति को सुचितापूर्ण करने का काम किया था। वही इच्छा लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। दौर में जय सिया राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। आप लोग पहले से जय श्री राम बोल रहे हैं, वो जय सिया राम बोल रहे हैं, तो दोनों ही हिंदुत्व के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इस वजह से तो किस तरह से डाइवर्जन हो पाएगा वोट का? देखिए, जय सिया राम की बात करना मेरे लिए तो वैसा है जो मेरे रग रग में बसा हुआ है। मेरा तो घर ही बना वो राम मंदिर के ऊपर कार सेवा से कार सेवा तक पुस्तक से मिले हुए पैसे से बना। और ये लोग उस तरह के थे जो राम जन्मभूमि पर, प्रभु राम की जन्मभूमि के ऊपर अस्पताल और शौचालय बनाने की बात करते थे, जो राम सेतु को काल्पनिक बताने की बात करते थे, जो भगवान राम के लिए काल्पनिक बताने की बात करते थे। अपने जो ऐतिहासिक संग्रहालय है दिल्ली के अंदर, उसमें सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत के पत्र रखे हुए हैं कि नेहरू जी बराबर इस बात की कोशिश करते रहे कि वहां से मूर्ति को हटा लिया जाए, और सरदार पटेल हमेशा कहते रहे, पंत यहां से मूर्ति को मत उठाना। तो कांग्रेस में रह करके और राम मंदिर की बात करते होते तो जैसे मैं खड़ा था वहां पर गोलियों के बीच में, वो भी कार सेवक के रूप में खड़े होते। आज तक तो कभी देखा नहीं। और कोई अगर शेर की खाल पहन ले तो अगर ये मान लिया जाए कि वो सिंह है तो उससे डर सकते हैं वो लोग जो छोटे बच्चे होते हैं। खेतों के अंदर वो बिजुका लगा देते हैं, सामने वाले सोचते हैं कि आदमी खड़ा है। अब उसमें अगर ये मान लें, अगर ऐसे ही राम भक्त देश में होते तो प्रभु राम के मंदिर का निर्माण नहीं हुआ होता। उसके लिए रक्त बहाना पड़ता है, उसके लिए गोलियों में खड़ा होना पड़ता है। चुनाव के समय भाषण देने से काम नहीं चलता। गोपाल जी भाई साहब, मैं LL शर्मा इधर हूँ। शेखावत जी के परिवार से आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हम कई साथी इस बात के गवाह हैं। और यूं कहे तो हमारे टाइम में आपको शेखावत जी का पुत्र के रूप में देखा जाता रहा, चर्चाई में हमारे उतरी है। जब से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनी है, मेरा एक सवाल है कि शेखावत जी के परिवार से आपका शुभकामना संदेश आया है तो किसका है, कि दिया कि नहीं दिया, इतनी एक जिज्ञासा है। देखिए, शेखावत साहब का जो परिवार है वो मेरे लिए, मतलब मैं उनको बड़ा व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि शेखावत साहब से मैंने वो प्रेम पाया है लल्लू जी कि विधानसभा के समय जब बरसात हुआ करती थी और मेरे को रहता था कि 11 बजे जाना है कवर करने के लिए, तो शेखावत साहब विपक्ष के नेता रहते हुए मेरे से कहते थे कि गोपाल जी कार में बैठ जाओ, पत्रिका छोड़ते हुए चला जाऊंगा। तो मेरे मन के अंदर बहुत आदर है। तो उनके बच्चे अगर ये सोचते हैं कि हमारे एक हाथ में पापा के जीत का लड्डू रहे और दूसरे हाथ में मामा के जीत का लड्डू रहे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं मन से ही गोपाल जी भाई साहब से कुछ बात करना चाह रहा हूँ कि अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं पत्रकार साथियों को और अपने क्षेत्र के वासियों को जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, या कोई संदेश देना चाहते हैं पत्रकार साथियों को और क्षेत्र के वासियों को, तो वह अपना संदेश दें। देखिए, ये जो चुनाव है 2023 का, इसको मैं राष्ट्र से लेकर के सिविल लाइन से जोड़ करके चलता हूं। मोदी जी का नाम, कमल का निशान, सिविल लाइंस का सम्मान,
और भारत माता के स्वाभिमान के लिए ये चुनाव हो रहा है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, भावनात्मक व्यक्ति हूं। निश्चित रूप से कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। असत्य बोलता नहीं हूं, आता नहीं है, और कभी भी किसी तरह का कोई विचार आता है तो मुझे मेरे पूज्य पिताजी और भैरव सिंह जी दिखाई देते हैं। शेखावत साहब कहते थे, जिस दिन कोई व्यक्ति गलत हो गया उस दिन सामने वाले से नजर नहीं मिला सकता। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे मन के अंदर जो कल्पना है वो ये है, एक छोटा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं कितना कर पाऊंगा, मेरे को इस बात का पता नहीं है, वो आप सबके आशीर्वाद पर निर्भर करेगी। लेकिन मैं हमेशा एक विषय को उठाता रहा हूं कि रात को अगर कोई व्यक्ति भूखा सोता है तो हमारे मानव होने पर धिक्कार है। अगर कोई व्यक्ति थाने में पीड़ा लेकर के जाए और वो ये सोचे कि मैं सिफारिश या चेक पैसे लेकर के जाऊं, तो हमारे इस प्रशासन के ऊपर धिक्कार है। इसी तरह से मैं ये सोचता हूं कि लोकतंत्र के स्तंभों को अगर कुचलने की कोई कोशिश होती है तो यह हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था के ऊपर आघात है। और इसी भावना के साथ में मैं काम करना चाहता हूं। सिविल लाइंस क्षेत्र के मेरे माता पिता समान लोग, नौजवान साथी, मेरे बच्चों की तरह से रहने वाले लोग जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मैंने 1977 के चुनाव कवरेज के अलावा ऐसा कोई मौका देखा हुआ नहीं है। मुझे नहीं कल्पना थी कि जनसंपर्क के अंदर एक एक गली में एक एक हजार लोग खड़े होंगे और वहां पर भारत माता की जय के नारे लग रहे होंगे। ये मेरी कल्पना से बाहर था। शायद ये मौका इसलिए मिला है क्योंकि प्रभु की कृपा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया हुआ था। मेरे मन में केवल ये था कि कोई बात नहीं, प्रभु ने सांगानेर से मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं, इच्छा नहीं होगी। तो इस समय मेरा जो मन है वो केवल ये है कि जब मैं सिविल लाइन क्षेत्र की राणा बस्ती में गया तो आप उम्मीद करेंगे कि गंजी, नाम की गंजी जिस पर 50 छेद हो, एक धूप में काला पड़ गया 8-10 साल का बच्चा फटी हुई नेकर पहन करके, और जब वो जिंदाबाद का नारा लगा रहा था तो मैंने सोचा कि भारत माता ये क्या स्थिति हो गई। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में लिखा था, जब उनसे सवाल पूछा गया, भवानंद से सवाल पूछा महेंद्र ने कि क्यों कर रहे हो सरकार का विरोध, तो स्वामी भवानंद ने कहा कि जब मंदिर में रखी हुई शालिग्राम की मूर्ति, जब संदूक में रखा गया धन और घर में बैठी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, तो उस राज्य को, उस सरकार को जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। तो मैं कितना कर सकूंगा ये मुझे पता नहीं। आप लोगों का प्रेम रहा तो ये निश्चित है कि उस राणा बस्ती के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था हो, कपड़ों की व्यवस्था हो, और वो होकर रहेगी। इसी सरकार के एक मंत्री को हम सब साथियों ने आपस में बात करके गिरफ्तार करवाने का काम किया था, केवल ये कह करके कि एक लड़की के साथ, एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है। हो सकता है मेरे अखबार में इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिल जाते हैं तो ताकत बढ़ जाएगी। और उस मंत्री को कुछ साल तक जेल में रहना पड़ा था। तो यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है, और वो बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। आपका स्नेह, प्रेम, प्यार बना रहे। कभी मैं उम्मीद के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि खड़ा नहीं हूं, मैं जैसा था वैसा रहूंगा।
जो मेरे को कोई ब्लैकमेलर कहे, कोई अपराधी कहे, तो मैं तो ये कहता हूं कि मेरे साथियों से किसी से भी चाहे कोई मेरा कितना ही बड़ा विरोधी क्यों नहीं हो, उसकी आत्मा पर हाथ रख करके पूछ ले कि क्या मैं ब्लैकमेलर हूं। जिस व्यक्ति ने पत्रकारिता के 20 साल तक घर की शाम नहीं देखी, किसी रेस्टोरेंट की जगह नहीं देखी, जो अपने परिवार के साथ सड़क पर जाकर के भोजन नहीं कर सका। हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में घुसे थे तो पत्रिका से दौड़ करके 22 गोदाम की रेलवे लाइन के ऊपर जाते थे और वहां पर 1.5 रुपए का ही आधा प्लेट भिंडी की सब्जी और 50-50 पैसे की 3 तंदूरी रोटी खाते थे। अगर वही ब्लैकमेल है तो उसका कोई उपाय नहीं है। मैं तो इतना ही आप लोगों से निवेदन करता हूँ। गोपाल सर, कांग्रेस तो 7 गारंटियों पे चुनाव लड़ रही है, 2 रुपए किलो गोबर भी खरीदेगी, तो आप राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किस तरह की गारंटी देंगे? देखिए, गोबर क्यों खरीदेगी ये तो बहुत रहस्यमय बात है, क्योंकि गोबर लगाने से चेहरा भी छिप जाता है और कोई बीमारी भी नहीं होती। तो गोबर खरीदना तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहां तक 7 गारंटी की बात है, आचार्य चाणक्य जिन्होंने महापद्म नंद के राज्य का सर्वनाश किया था, उन्होंने कहा था असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा महीपता, कि संतुष्ट राजा हमेशा नष्ट हो जाता है। कोई राजा अगर ये सोच ले कि मेरे काल में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वो नष्ट हो जाता है। मैंने पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो भी हैं, उनको जब पहली बार चुनाव में थे तब भी उनको मैंने कहा था राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और हम लोग जो द्विज का काम कर रहे हैं उनको असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। तो ये जो 7 गारंटियां हैं, इन गारंटियों को क्या मानेंगे? जो हमने 7 वचन विवाह के समय लिए हुए होते हैं, अग्नि का फेरा देके उसको ही मान लें, वही बहुत है। और कांग्रेस के लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा जोर से बोलिए। डिवाइड हो गए थे अलग अलग, तो एक तरह से गुटबाजी हो गई वहाँ पे, अलग अलग गुट हो गए, तो उनको कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए आप किस तरह का प्रयास करें? अच्छा, इन्हीं के सवाल में जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो आपके साथ हैं, उनकी टीम के साथ जुड़ गई है, ये जानकारी कितने प्रयास सफल रहे आपके? देखिए, आपका जो विषय है ना बहुत महत्वपूर्ण है। जो कार्यकर्ता होता है चाहे किसी का भी हो, मेरे को विधानी महाराज जी जयपुर के अंदर हैं, बहुत हम लोगों के लिए श्रद्धावान है। एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की, तो वो जो विधानी महाराज जी हैं वो परंपरागत कांग्रेसी है। वो हमारे जो सांस्कृतिक संवाददाता हैं बोमिया जी, उनके लिए हमेशा कहते हैं कि यो बोमियो माने कहे छे कि पार्टी बदल लो है ना, क्यों कोनी बेरो कि मां कदे बदली जाए छे के। तो जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये पार्टी इतनी बड़ी जो देश के अंदर शासन है, ये कार्यकर्ताओं के सामूहिक बल पर तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा नेतृत्व भी है जिसको विश्व ने स्वीकार किया है। तो जो कार्यकर्ता है वो सभी साथ हैं, और जनता अगर चल पड़ती है तो कभी कभी कार्यकर्ता को भी साथ चलना चाहिए। कट हो गया ये भी दे दो, न्यूज़ 24 वाला देना। किनका? लो उधर से देना भाई भाई, ये भी दे देना, न्यूज़ 24 ये देना भैया, ये दिया बस। थैंक्स। अब फिर वही बात याद आ जाएगी कि जो लोग कह रहे थे कि मेरे को सचिन पायलट ने मंत्री बनाया है, वो जो ही अशोक गहलोत पावरफुल दिखाई दिए
तो अशोक गहलोत के पक्ष में खड़े हो गए और कहा कि हम तो जब पैंट पहनते थे तो इन्होंने नेकर पहना नहीं सीखा था। और वही लोग जब अशोक गहलोत जी थोड़ा सा कमजोर दिखाई दिए और उनको सॉरी बोलनी पड़ी जा करके, तो लोग कहने लगे मुख्यमंत्री तो कोई भी हो सकता है, वह भी क्यों नहीं हो सकता। तो आप जो कह रहे हैं, इस तरह के दल बदलने वाले लोग, इस तरह के विचार के लोग, इनकी कही हुई बातों को गंभीरता से लेना उचित नहीं है। अब किसी को आदत ही पड़ जाए कि आया राम गया राम में विश्वास करने का, तो उनके लिए कोई भी टिप्पणी इसलिए नहीं की जा सकती कि हम लोग जानते हैं कि अपवाद कभी मूल सिद्धांत नहीं होता। भाई साहब, मेरा एक सवाल था। ये अंतिम प्रश्न रहेगा। मेरा एक सवाल था कि कांग्रेस और भाजपा, भाई साहब मैं अभय जोशी इधर सामने, कांग्रेस और भाजपा दोनों से काफी समय से पत्रकार जो कौम में टिकट मांगती रही, और ये पहला ऐसा अवसर आया जब एक विधानसभा क्षेत्र से मतलब 204 सीटों में से एक सीट इस बार पहली बार पत्रकार को मिली है। तो आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी जा रहे हैं क्षेत्र में, एक बुद्धिजीवी के तौर पर भी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, इस लम्हे को आप किस तरह से ले रहे हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से आजादी की बात, शायद सत्यपाल साहब इसे करेक्ट करेंगे मेरी बात को, शायद पहली बार ऐसा मौका आया। इस लम्हे को आप कैसे ले रहे हो, कैसे याद कर पा रहे हैं? अभय जी, इसमें ये है, एक एक्टिव जर्नलिस्ट जो कभी किसी पार्टी की पोस्ट जिसने अपने जीवन में नहीं की हो, मैंने कभी पोस्ट में नहीं कर सकता। मैंने एक बार अपनी मीटिंग में भी कहा था, यहाँ पर अपने यहाँ हो रही थी, कि मेरे से कोई कह दे कि फलाने के पक्ष में पोस्ट कर दो, तो मैं नहीं कर सकता। तो एक एक्टिव जर्नलिस्ट को सीट देना। और दूसरी चीज ये है कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर की जो राजधानी विधानसभा सीट है वो है सिविल लाइंस, और सिविल लाइंस के ऊपर एक पत्रकार के ऊपर भरोसा किया गया है पार्टी के द्वारा। इसका मतलब है आप सब पर भरोसा किया गया है कि यह व्यक्ति है जिसको उतारा जा सकता है। तो मैं आशा जी प्रश्न पूछना चाहिए, अंतिम प्रश्न है बस ये, इसके बाद आप लोग सभी चाय पर आमंत्रित हैं। एक थोड़ा आगे आ जाइए, माइक इस पर आ जाइए, इस पर आ जाइए, इस पर आ जाइए, इस पर बुला दीजिए। अरे माइक देना मैडम को, यहीं से आशीर्वाद दे देंगी। धन्यवाद।